यस क्लास, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन जिसके अंदर आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को करने वाले हैं। देखो, ये हमारा सेकंड सेशन है। हमने अपने कॉमर्स सब्जेक्ट के जेआरएफ का टारगेट किया था, जिसमें फर्स्ट यूनिट हमने ख़त्म करी। लगभग 3 to 4 आवर के हमारे 2 सेशन रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट को ख़त्म किया। सेकेंड यूनिट जो हमारी टारगेटेड है दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया था, बेसिक मीनिंग को समझा था इकोनॉमिक्स का। थोड़ा सा रिपीट करती हूँ ताकि एक ग्रिप बन पाए। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है? इकोनॉमिक एक स्टडी है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ एक ह्यूमन की अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कैसे पूरा किया जाए। लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ एक ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा किया जाए, उसकी स्टडी आपकी इकोनॉमिक्स कहलाती है। समझ में आया? इकोनॉमिक्स क्यों आई? क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स हैं कि भाई क्या बनाऊं, क्या प्रोड्यूस करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस। वही तो प्रोड्यूस करना चाहूंगा ना जो बिकेगा। तो देर आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपसे पूछा था व्हाट आर दीज 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स कौन सी हैं। उसमें 3 ऑप्शन दे रखे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। और फोर्थ क्वेश्चन कोई और था। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको चूज करना था। याद क्या रखना है कि ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है। इनकी सीक्वेंस में लगाना भी आ रखा है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो इनको ध्यान से करना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम चॉइस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। क्या प्रोड्यूस करूं, व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। आपको प्रोड्यूस करना है, लाइक आपके पास खेत है। खेत के अंदर तो आपकी सब्जी भी उग सकती है, आपकी फ्रूट्स भी उग सकते हैं, खेत के अंदर आपका अनाज भी उग सकता है। तो क्या चूज करो इन सब में से, वो प्रॉब्लम आती है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर? प्लस क्या करूं और कितनी क्वांटिटी में, इसी के साथ ऐड कर लो इन व्हाट क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटी। फिर आओ हाउ टू प्रोड्यूस। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के 2 मेथड होते हैं। एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आपको उसी खेत के अंदर अब बीज लगाने हैं। बीज लगाने के 2 तरीके, एक तो आप खुद जाओगे और उसके अंदर 1 बाय 1 बीज लगाओगे, दूसरा है मशीन्स की हेल्प से भी आपके बीज लग सकते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करोगे, दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम, जिसमें आता है आपका मेथड क्या होगा प्रोडक्शन का। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड 2, लेबर या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। फिर आया फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। किसके लिए? इंसानों के लिए प्रोड्यूस करेंगे जी, जानवरों के लिए तो करेंगे नहीं। हाँ, मान लिया इंसानों के लिए करोगे, इंसान में भी तो कोई कैटेगरी होगी ना। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हो मैडम? मैं बात कर रही हूँ गरीब इंसानों के लिए करोगे या अमीर के लिए, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए करोगे या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। देखो, अगर आप रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, प्राइस भले ही महंगा हो। लेकिन पुअर सेक्शन के लिए जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको क्वांटिटी एंड प्राइस पे फोकस करना पड़ेगा। क्वांटिटी की, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप प्रोड्यूस कर पाओ। समझ में आया? तो ये है आपकी 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? ड्यू टू द स्कार्सिटी। ड्यू टू द स्कार्सिटी। ये स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी होना, कमी होना। रिसोर्सेस की कमी है,
जिसके कारण आपकी ये 3 प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं। अब इन 3 प्रॉब्लम्स कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? ये 3 प्रॉब्लम आपको हर टाइप की इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है। मेनली 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपकी वो इकोनॉमी होती है जहां पे आप एज ए बिजनेसमैन वर्क करते हो। आप ऐसे बिजनेसमैन वर्क करते हो। बिजनेसमैन का मतलब क्या है कि आप काम कर रहे हो फॉर जनरेट प्रॉफिट, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हो। समझ में आया? सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। आपका मेन मोटिव है कि आप इन इक्वालिटी को रिड्यूस कर पाओ, रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर पाओ। जो रिसोर्सेज आपके इनएफिशिएंट हैं उन रिसोर्सेस की पूर्ति कर पाओ। समझ में आया? सोशलिस्ट इकोनॉमिक गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं। बिजनेसमैन कैसे कंट्रोल करते हैं? मार्केट की हेल्प से। मार्केट की जो डिमांड है और जो सप्लाई है वही प्रोडक्ट बनाओगे। जैसा मार्केट कहेगा उस हिसाब से तुम चीज़ों को लेते हुए चलोगे, क्योंकि तुम्हारा काम वेलफेयर का नहीं है, तुम्हारा काम यहाँ प्रॉफिट कमाना है। लास्ट आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपकी प्राइवेट ऑनरशिप आती है। यहाँ पे जो आपका प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ ये भी ध्यान दिया जाता है कि आपका गवर्नमेंट आपका ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर होना चाहिए। प्राइस डिटरमिनेशन से ही 2 पॉइंट और समझाती हूँ। एक कंसेप्ट आता है प्राइस सीलिंग का। प्राइस सीलिंग, ये प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? प्राइस सीलिंग का मतलब है जब गवर्नमेंट आपके किसी प्रोडक्ट के एक मैक्सिमम प्राइस डिटरमाइन कर दे। गवर्नमेंट जब आपके प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस डिटरमाइन कर दे उसको कहा जाता है प्राइस सीलिंग। एक सेकेंड प्लीज। प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस जब डिटरमाइन कर दे उसको कहा जाता है प्राइस सीलिंग। इसी से अपोजिट प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर जब आपका मिनिमम प्राइस डिटरमाइन कर दे कि इससे कम में आप लोग नहीं बेचोगे। देखो ये प्राइस फ्लोर वाला कंसेप्ट थोड़ा सा करंट से रिलेट करवाऊं। आपको ये पता है किसान आंदोलन हुआ था? आपको ये पता है किसान आंदोलन हुआ था? किसान आंदोलन में क्या था कि भाई मिनिमम प्राइस कोई था ही नहीं। किसानों से बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करी जाती थी और जो इनका सामान होता है, जो किसानों का प्रोडक्ट होता है, वो आपका एक तरीके से पैरिशेबल प्रोडक्ट होता है जिसको आप बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करोगे तो वो खराब हो जाएगा, तो किसानों को मजबूरी में बेचना पड़ता था। तो वो किसान डिमांड किस चीज़ की करे थे कि भाई हमारा एक मिनिमम प्राइस सेट करो, और मिनिमम प्राइस सेट करने के साथ साथ उसके ऊपर वर्क भी होना चाहिए। देखो कुछ गवर्नमेंट के रूल ऐसे होते हैं जो रूल बन तो जाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सेम इसी तरीके से एक मिनिमम प्राइस का प्रोविजन तो था लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो प्राइस सीलिंग का मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखो, जब आपका मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया जाए ताकि कंज्यूमर को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना कर पाओ। वहीं पे मिनिमम क्या है? मिनिमम के अंदर आपकी प्रोटेक्ट करी जाती है वेलफेयर। किसका? किसका वेलफेयर? बिजनेसमैन का वेलफेयर या एंटरप्रेन्योर का वेलफेयर। एंटरप्रेन्योर का वेलफेयर। प्राइस सीलिंग प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर के वेलफेयर को कि इससे ज्यादा तुम कंज्यूमर को नहीं बेचोगे। समझ में आएंगे दोनों कंसेप्ट?
इस वाली स्लाइड को स्टार लगा लेना। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं इस पे। एक क्वेश्चन बना था कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन बना था इसकी सीक्वेंस से। मार्केट इकोनॉमी कंज्यूमर की डिमांड के बेस पे बनती है, सेंट्रल प्लान्ड गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज के हिसाब से बनती है, और मिक्स आपकी कंबाइंड होती है बोथ द प्राइवेट एफिशिएंसी एंड द गवर्नमेंट स्कीम। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया उनको रीड कर सकते हो। आगे देखो, मेरे को ये बताओ, हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा क्या कि मैम कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से, ये डिमांड क्या होता है, ये डिमांड क्या होता है। थोड़ा सा हमने इसके बारे में पिछले क्लास में भी किया था, बट स्टिल उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, तो थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ। तो देखो, डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो एक कंज्यूमर जो है वो विलिंग भी है और वो एबल भी है, वो खरीदना भी चाहता है और वो खरीद भी सकता है एट डिफरेंट प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैडम, डिफरेंट प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या, आज के टाइम पे मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 100 रुपये है आज, ये मैं कह रही हूँ आज, और आज इस 100 रुपये के अंदर इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले 50 लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या डिमांड होगी। हाँ, दूसरा, इसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 से बढ़कर 150 हो गया, खरीदने वाले 20 बच गए, डिमांड है ये। बट एक पॉइंट ध्यान रखना, डिमांड के अंदर क्या आता है, डिमांड के अंदर आपका वांट भी होना चाहिए, मतलब आपका डिजायर भी होना चाहिए। जब तक आपका वांट एंड डिजायर नहीं है, डिमांड नहीं बनेगी। वांट एंड डिजायर है तो यू आर विलिंग, आप उस चीज को खरीदना भी चाहो, प्लस उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे को लैम्बोर्गिनी मिल जाए, मेरे को ओडी मिल जाए, ओडी कार, मैं चाहती हूँ कि ओडी को खरीदना, लेकिन ओडी जितने रुपए की आती है मेरे पास उतना पैसा नहीं है। क्या ये मेरी डिमांड है? नहीं। क्यों मैम? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बाय, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बाय। मैं कहती हूँ मुझे खरीदना है एक आईफोन, आईफोन मुझे खरीदना है लेकिन मुझे ना पसंद नहीं है, पैसा तो मेरे पास है आईफोन खरीदने के लिए, बट आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड, मेरे को फोन की जरूरत है, ठीक है, मेरे पास आईफोन खरीदने का पैसा भी है, बट मैं ये नहीं चाहती कि मैं आईफोन खरीदूं, मैं सोच रही हूँ कि कुछ और देख लेते हैं, इतने ही पैसे में कुछ और बढ़िया मिल जाएगा। पैसा तो है, वांट भी है, जरूरत भी है, पैसा भी है, और साथ में खरीदना भी चाहूँ, मतलब विलिंगनेस नहीं है, मैं खरीदना नहीं चाहती आईफोन को। आईफोन जो कहते हैं ना, ये एक तरीके से शो पीस ही बढ़िया है, इसको यूज नहीं किया जा सकता। तो जब तक आप उस पैसे को खर्च ना करना चाहो, खर्च करना मतलब आपकी विलिंगनेस नहीं है कि इस चीज के लिए इतना पैसा खर्च करूं, तब तक वो डिमांड नहीं बनती है। तो डिमांड के लिए वांट, डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे होना चाहिए। उस टाइम पीरियड की एबिलिटी आपकी देखी जाएगी जिस टाइम पीरियड पे आप उस गुड्स को खरीदने वाले हो। ये है इसका मतलब, डिफरेंट प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? की पॉइंट में यहाँ आपको यही चीज समझाई है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वांट। डिमांड का मतलब सिर्फ वांट नहीं है, द कंज्यूमर मस्ट हैव द एबिलिटी टू पे, कंज्यूमर की एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की। समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका कंसेप्ट आता है इसी पे, लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड आपका बताता है दैट देयर इज ए
इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन। इसी लाइन को मैं यूं लिख दूं, देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। क्या ये सही है? देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, क्या ये सही है? नहीं, यहाँ डिमांड नहीं होता, यहाँ क्वांटिटी डिमांड होता है। एंड दिस इज ऑल्सो ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन आया था, जहां आपको लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन दे रखी थी, दैट देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। लॉ ऑफ रिलेशन आपको डिमांड और प्राइस का रिलेशन नहीं बताता, ये आपको क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन बताता है, ये ध्यान रखना। मैम डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क होता है? क्या डिमांड यहाँ पे समझ में आया है? डिमांड क्या यहाँ समझ आया? हाँ, क्वांटिटी डिमांड समझ लो। क्वांटिटी डिमांड का मतलब है ए पीरियड ऑफ ए पॉइंट ऑफ टाइम, ए पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्राइस के साथ उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। अगर मैं सिर्फ डिमांड की बात करती हूँ तो आपके पास एबिलिटी, डिजायर, विलिंगनेस होनी चाहिए, लेकिन जब मैं क्वांटिटी डिमांड की बात करती हूँ तो उसके अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम की डिमांड आ जाती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस प्राइस के साथ कितने प्रोडक्ट की डिमांड कितने प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, दैट इज क्वांटिटी डिमांड। क्लियर हुआ? समझ में आए ये सारे पॉइंट? आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं। डिमांड पे कौन इम्पैक्ट डालेगा? क्या प्राइस इम्पैक्ट डालेगा? 10 रुपए का है और 10 रुपए का है तो 2 यूनिट खरीद रहे हो, सस्ता हो गया। 8 रुपए का मिलने लग गया, 3 यूनिट खरीदने लगोगे, महंगा हो गया। 15 रुपए का मिल रहा है, 1 यूनिट खरीदोगे। प्राइस इम्पैक्ट करेगा डिमांड पे, बिल्कुल। कंज्यूमर की इनकम, जेब में पैसा है, इनकम ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज करोगे। जेब में पैसा ही नहीं है, कहाँ से परचेज करोगे बिना पैसे के? इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड में दो टाइप की गुड्स आती हैं आपकी, एक है सब्सिट्यूट गुड्स और दूसरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सिट्यूट गुड्स, टी सब्सिट्यूट, टी यू टी ई, हाँ, सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स। सब्सिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको आप सब्सिट्यूट कर सकते हो एक के लिए दूसरे को, ध्यान से समझना। सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, जहां आप सब्सिट्यूट कर सकते हो एक के बदले दूसरे। मेरे को ये बताओ, आपको पीनी है चाय, आपको चाय नहीं मिली, कहोगे कोई नहीं, काम चलाने के लिए कॉफी ले आ। तो जहां काम चलाने के लिए जो दूसरी गुड्स आप डिमांड करते हो वो है आपकी सब्सिट्यूट। दूसरा एग्जाम्पल लो, आपको चाहिए पानी, गर्मी से आए हो, पानी चाहिए, पानी नहीं मिला, कोई नहीं, गर्मी लग रही है, गर्मी दूर करने कोल्ड ड्रिंक ले आ, कोल्ड ड्रिंक ले आ। समझ में आया? सब्सिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक के बिना दूसरी अधूरी है, अगर एक नहीं है तो दूसरी का कोई यूज नहीं है। कार, पेट्रोल, कार ही नहीं है, व्हीकल ही नहीं है, पेट्रोल का कोई यूज नहीं है। पेन, रिफिल, रिफिल नहीं है पेन में, या इंक नहीं है पेन में, रिफिल के अंदर, तो पेन का कोई यूज नहीं हो पाएगा जब तक उसमें इंक ही नहीं है। समझ में आया? ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कहाँ गया? अरे मेरी तो स्लाइड ही गुम होगी, ये रही।
सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। टी अगर महंगी होगी तो कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा कर दोगे। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी। पेट्रोल महंगा होने लग गया तो आप कहोगे क्यों ही कार खरीदनी है, बेफालतू का पेट्रोल लगेगा, इतना महंगा पेट्रोल है, पानी से नहीं चलती। ये डायलॉग मिलेंगे मम्मी पापा से। तो वही चीज है कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्राइस बढ़ा प्रिंटर का, डिमांड घट गई इंक की। प्रिंटर महंगा हो गया, इंक की डिमांड घट गई। समझ में आया? आ गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, अब उसको कुछ और पसंद आने लग गया, फैशन के लालच में आ गया, वो एडवर्टाइजमेंट ट्रेंड्स को वो फॉलो करने लग गया, अगर ये सारी चीजें ज्यादा वो करने लग गया तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी ज्यादा डिमांड करने लगेगा। हाँ, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन में हमेशा आता है हमारा कोविड-19। कोविड-19 में हम सब ये एक्सपेक्ट करके चलते थे कि क्या पता कब दुकान बंद हो जाए, सामान मिलना बंद हो जाए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। तो एक्सपेक्टेशन के केस के अंदर जहाँ एक्सपेक्टेशन ये होती है कि फ्यूचर के अंदर गुड्स की कमी हो जाएगी, स्कर्सिटी देखने को मिलेगी, तो फ्यूचर में कमी होने के डर के कारण आज ही हम डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, आज ही हम डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। समझ में आया? नंबर ऑफ बायर, कंज्यूमर इन द मार्केट, अगर कंज्यूमर मार्केट के अंदर ज़्यादा बायर हैं तो डिमांड ज़्यादा, मार्केट के अंदर कम बायर हैं तो डिमांड कम। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके मेल ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। इंडिया के अंदर मेल ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। तो ऑफ कोर्स प्रोटीन के डिब्बे की डिमांड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लिपस्टिक। हाँ, वो एक अलग बात है, प्रोटीन लड़कियां भी खाते हैं और लिपस्टिक लड़के भी लगाते हैं, लेकिन जनरल सेंस में तो यही चलता है। समझ में आया? सीजन और वेदर, विंटर के अंदर हीटर की डिमांड ज़्यादा होगी, समर के अंदर एसी की डिमांड ज़्यादा होगी, सिंपल। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और टैक्सेस, सब्सिडी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड टैक्सेस, ये सारे हैं आपके कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। समझ में आया? आगे कंसेप्ट और देखो, दो पॉइंट है यहाँ पे, एक है मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व और एक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर मैं मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात करती हूँ तो वो होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर खुद के प्राइस के अंदर चेंज हो रहा है तो वो होगा आपका मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व में दो पॉइंट आते हैं, एक है आपका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और एक आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कैसे देखोगे, ये है आपका डायग्राम। यहाँ है आपका प्राइस, यहाँ है आपकी क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड 10 की है जब प्राइस जो है वो 5 रुपए है। वहीं पे अगर मेरी ये क्वांटिटी डिमांड 10 सॉरी दोबारा सुनो, अगर मेरी ये क्वांटिटी डिमांड इस पॉइंट पे आ जाती है इनिशियल लेवल पर, अगर मेरी ये क्वांटिटी डिमांड 10 से घट के यहाँ हो गई 8 और प्राइस मेरा यहाँ, मैंने उल्टा बना दिया क्या, वेट, रुको रुको रुको, दोबारा से बनाती हूँ, बनाया तो सही था, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी गलत हो गई, रुको। ये इस पॉइंट पे है मेरी डिमांड, इस पॉइंट पे है मेरी डिमांड, ये है मेरी क्वांटिटी डिमांड 1 और ये है मेरा प्राइस 1। अब क्या हुआ, मेरी जो डिमांड है वो यहाँ से घट के यहाँ शिफ्ट होगी। मतलब पहले मैं इतनी डिमांड कर रहा था, इतनी यूनिट की डिमांड कर रहा था, यहाँ तक मेरी यूनिट है फॉर एग्जांपल 5,
अब मैं 5 की बजाय 3 यूनिट की ही डिमांड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले जो मेरा प्राइस P1 था, अब मेरा ये प्राइस P1 की जगह यहाँ से इंक्रीज हो गया, इतना प्राइस हो गया P2। तो जब प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड घटी, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वहीं पे इस बार जो आपकी डिमांड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगी, इस पॉइंट पे। प्राइस आपका P3 हो गया और डिमांड आपकी बढ़ी, प्राइस घट गया, P1 से P3 घट गया, डिमांड बढ़ गई 5 से 7 यूनिट। तो जब डिमांड इंक्रीज हुई तो एक्सपेंशन, जब डिमांड कम हुई तो कॉन्ट्रैक्शन। ये है मोमेंट अलोंग डिमांड का। स्टार पॉइंट क्या है इसमें कि मोमेंट होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है तो उसको मोमेंट कहा जाएगा। वहीं पे किसी और अदर फैक्टर के अलावा किसी कारण से चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर कौन से मैम? ये देखे ना इतने सारे, इन किसी भी रीजन के कारण चेंज आता है तो उसे कहा जाता है शिफ्ट इन डिमांड का। क्या मोमेंट और शिफ्ट में फर्क समझ में आया? शिफ्ट का वो डायग्राम दे, शिफ्ट में आता है आपका इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर यहाँ तक? ये मेरा डिमांड कर्व, ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व और ये मेरा एक तीसरा डिमांड कर्व। जो रेड वाला है ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अगर मैं कहता हूँ इंक्रीज तो डिमांड कर्व होगा मेरा राइट वर्ड शिफ्ट, और मैं कहता हूँ डिक्रीज तो डिमांड होगा मेरा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब दूसरा पॉइंट और स्टार पॉइंट क्या बनेगा कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर एक दूसरा डिमांड कर्व बन जाता है, लेकिन मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व पे एक ही कर्व पे हम ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं। अरे समझ में आया? इसका एक डायग्राम और भी बना सकते हो, वो पता है कैसे? वो तुम बना सकते हो इस तरीके से। एक लाइन ये अच्छी बनी, दो और तीन, ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड। समझ में आ गया? अब ये भी डायग्राम बन सकता है इसका। मोमेंट और शिफ्ट में समझ में आया। अब आओ प्राइस इलास्टिसिटी पे। मेरे को ये बताओ अभी तक क्या कमी रही? अभी तक ये देखा हमने सिर्फ और सिर्फ कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, या फिर ये देखा कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। कितना, क्या अभी तक हमने ये कितना देखा कि कितना प्राइस घटाने पे कितनी डिमांड बढ़ेगी, या ये देखा कि कितना प्राइस बढ़ाने पे कितनी डिमांड घटेगी? वो कितना कौन बताता है? कितना बताता है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये डिफाइन करता है डिमांड को, हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड कितनी सेंसिटिव है उसके प्राइस से, कि प्राइस के कितना बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कितना घटेगी, ज्यादा घटेगी, कम घटेगी, बराबर घटेगी, या कुछ और। तो इन शॉर्ट इलास्टिसिटी क्या बताता है? हाउ मच डिमांड चेंज व्हेन द प्राइस चेंज। कितना डिमांड के अंदर चेंज आता है जब प्राइस के अंदर चेंज आता है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज इन, ये फॉर्मूला है, इसको स्टार लगा लो। ये आपका परसेंटेज मेथड है। देखो मेथड दिखा देती हूँ आपको। तीन मेथड है मेनली, वैसे पांच होते हैं बट स्टिल हम तीन मेथड देखते हैं। पहला है टोटल आउटले मेथड, दूसरा है परसेंटेज मेथड, और तीसरा है आपका रेवेन्यू मेथड। ये तीन मेथड है आपके प्राइस इलास्टिसिटी के। तो परसेंटेज मेथड का ये फॉर्मूला है क्या कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज निकलेगा कि न्यू माइनस ओल्ड से, कि न्यू क्वांटिटी डिमांड कितनी है उसमें से माइनस कर दो ओल्ड क्वांटिटी डिमांड कितनी थी परसेंटेज में। तो क्या न्यू माइनस ओल्ड करके परसेंटेज चेंज आ जाएगा? सेम इसी तरीके से प्राइस का भी। समझ में आया? इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वांटिटी डिमांड कितनी परसेंट से बढ़ी और आपका प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा। देखो रिवीजन क्लास है, मैं एक एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी इसमें अब आपको। ये वही फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन, मैंने उल्टा लिख दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आता है। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर इस टेबल से करो। अब तक हमने देखा कि डिमांड के ऊपर क्या क्या फैक्टर इम्पेक्ट करते हैं। जो फैक्टर डिमांड के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं ना, वही सारे के सारे फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे भी इम्पेक्ट करेंगे। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर आपके सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल हैं तो अगर एक प्राइस बढ़ा तो तुम शिफ्ट कर दोगे, और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। आपको ये पता है कि आपको जाना है दिल्ली से मुंबई, और आपको ये पता है सिर्फ 5 बजे सुबह एक बस जाती है, उसके बाद कोई बस नहीं जाएगी। अगर ऐसा है तो आप किसी भी कीमत पर उस बस को नहीं छोड़ोगे, और जब आपको ये पता है कि हर 5 मिनट के बाद बस सर्विस है, आप कहोगे जाने दो और 5 मिनट में चले जाएंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मोर सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, तो डिमांड आपकी कैसी होगी? इलास्टिक। ये इलास्टिक क्या है, ये वाले पॉइंट और समझो एक बार। यहाँ आ जाओ। जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो 5 तरीके की होती है। डिमांड इलास्टिसिटी आपकी 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक है आपकी ये। मैम कैसे? परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है बच्चे कि जितना प्राइस आप जितना चेंज आपका क्वांटिटी डिमांड में आया, सेम उतना ही चेंज, अरे ये तो यूनिटरी इलास्टिक है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक गलत बोल दिया, एक सेकेंड। परफेक्ट इलास्टिक ये है, देखो इलास्टिक का मतलब समझा दूं। इलास्टिक का मतलब है आपका कि डिमांड में कितना चेंज है। डिमांड में, प्राइस को नहीं देखना यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक मतलब डिमांड में परफेक्टली बहुत ज्यादा चेंज चल रहा है। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड में चेंज ही नहीं है। ये है मेरा परफेक्ट इलास्टिक का डायग्राम। वहीं पे अगर मैं बनाती हूँ इन इलास्टिक, तो ये बनेगा यू। ये है मेरा क्वांटिटी डिमांड, ये है मेरा प्राइस। ये है क्वांटिटी डिमांड, ये है प्राइस। प्राइस मेरा एक ही है, सेम यही प्राइस है 10 रुपए का, और इसी प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। वहीं पे प्राइस मेरा 10 रुपए से 100 रुपए हुआ, 100 से 200 हुआ, 200 से 500 हुआ, क्वांटिटी डिमांड आपकी फिर भी चेंज नहीं होगी। मेरे को ये बताओ, जिसको नशे की आदत होती है, क्या उसका प्राइस कभी चेंज, उसकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी? तुम उसको 10 रुपए की सिगरेट दे लो वो जब भी खरीदेगा, 20 की दे लो जब भी खरीदेगा, 100 की दे लो जब भी खरीदेगा। तो ऐसी चीजें जहां आपकी नशीली चीजें आ जाती हैं, वहां हमेशा आपको इन इलास्टिक देखने को मिलता है कि भाई तू कितना ही प्राइस बढ़ाता जा, मैं तो डिमांड करूंगा। इलास्टिसिटी का मतलब है डिमांड में चेंज आना। वहीं पे एक है परफेक्ट इलास्टिक और एक है इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या, कि बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हम बात करने लग रहे हैं
कि आपका एक सेम प्राइस होते हुए क्वांटिटी डिमांड में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन सिर्फ मैं इलास्टिक की बात करती हूँ तो इलास्टिक आपको ये बोलता है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड में बहुत सारा चेंज आएगा। देखो, एक है ये वाला पॉइंट और एक है ये वाला पॉइंट। क्या ये नजर आ रहा है? यहाँ जो गैप है ये कम है और ये जो गैप है ये ज्यादा है। दिख रहा है? ये है मेरा प्राइस, ये है मेरा क्वांटिटी डिमांड। प्राइस मेरा इतना सा घटा, इतना सा प्राइस घटा है मेरा। इतना सा प्राइस घटने के कारण क्वांटिटी डिमांड मेरी ज्यादा घटी दिख रही है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में भरमार चेंज आ गया। ये है इलास्टिक। दैट मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड चेंज मोर देन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज होगी प्राइस से, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। पेट्रोल, पेट्रोल 2 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाए सारी दुनिया लाइन लगा देगी कि आज ही टंकी फुल करवानी है। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। अब आओ यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक बिल्कुल यूनिटी की बात करता है कि भाई मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। जितना चेंज यहां से लेकर यहां तक प्राइस में आया, जितना चेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस में आया, उतना ही चेंज आपका यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में आएगा। दैट द क्वांटिटी डिमांड चेंज एग्जैक्टली एज प्राइस। 10 रुपये प्राइस घटा है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी 10% ही बढ़ेगी। अगर 10% प्राइस में गिरावट आई है तो क्वांटिटी डिमांड भी 10% ही बढ़ेगी। 15% प्राइस में गिरावट आई है तो क्वांटिटी डिमांड भी 15% ही बढ़ेगी। समझ में आए ये पॉइंट्स? इन इलास्टिक, अब इन इलास्टिक पे आ जाओ। इन इलास्टिक आपको बोलता है, ये है अपोजिट किसका? इलास्टिक का। इन इलास्टिक के अंदर आपको क्या बोला जाता है? इन इलास्टिक का थोड़ा सा स्टीपर कर्व बनता है, स्टीपर इस टाइप का। इसमें पॉइंट लो, एक पॉइंट तो मैम ये है, दूसरा पॉइंट ये है। प्राइस के अंदर इतना सारा चेंज आया, प्राइस के अंदर इतना सारा चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड कम चेंज आया। जब प्राइस में चेंज ज्यादा हो, क्वांटिटी डिमांड में कम हो, क्या प्राइस में चेंज ज्यादा हो, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम हो, ये है आपका इन इलास्टिक। वहीं पे जब प्राइस में चेंज कम हो पर क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज्यादा हो, ये है आपका इलास्टिक। इन दोनों डायग्राम में फर्क दिख रहा है ना? यहाँ पे प्राइस में चेंज थोड़ा था लेकिन क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा था। वहीं पे यहाँ पे प्राइस में चेंज ज्यादा है, यहाँ पर प्राइस में चेंज ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम है। समझ में आया इलास्टिक और इन इलास्टिक? वहीं पे जब इलास्टिक और इन इलास्टिक की परफेक्ट शेप आ जाएगी तो जो ये थोड़ा सा ऐसे लेटा हुआ है ना, ये पूरा लेट जाएगा। अब ये ऐसे पूरा लेट जाएगा। वहीं पे जो ये ऐसे खड़ा हुआ है ना, ये अब ये पूरा सीधा खड़ा हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा। अब ये होगा परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। अरे समझ में आया अब? बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत काउंटिंग ही नहीं है कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं इस पे। ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आगे का समझ में भी नहीं आएगा फिर। देखो आप, इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी मीनिंग समझ में आया,
फैक्टर अफेक्टिंग समझ में आया ये सारे पॉइंट। इलास्टिसिटी 5 तरीके की होती है ये समझ में आया। अब आ जाओ मेथड ऑफ इलास्टिसिटी पे। पहला मेथड आपका टोटल आउटले या जिसको एक्सपेंडिचर मेथड के भी नाम से जानते हैं। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपका प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप सेम है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा। अगर आपको सेम रिलेशनशिप यहाँ देखने को मिल रहा है तो ये है आपका इन इलास्टिक। वहीं पे आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, या प्राइस घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अगर इनवर्स रिलेशन आपको देखने को मिलता है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में तो ये होता है आपका इलास्टिक। तो ये होता है आपका इलास्टिक। समझ में आया क्या? दोबारा से देख लो, 10 बार देख लो, इंपॉर्टेंट है। मैम अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है तो इन इलास्टिक। पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है जी? कि प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, या प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा। उसके अलावा अगर नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच नेगेटिव रिलेशन है तो ये हो गया आपका इलास्टिक। इलास्टिक नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है आपका? कि प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ? आ गया समझ? चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड भी सेम है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर में हम टोटल एक्सपेंडिचर के साथ प्राइस का रिलेशन देखते थे, है ना? लेकिन रेवेन्यू मेथड के अंदर हम प्राइस के साथ टोटल रेवेन्यू का रिलेशन देखते हैं। प्राइस बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू घट रहा है। इन इलास्टिक, यहाँ पे भी तो ऐसे ही था, नेगेटिव रिलेशन है तो इलास्टिक, पॉजिटिव रिलेशन है तो इन इलास्टिक। सेम यही है कि पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है तो इन इलास्टिक। यूनिटरी दोनों में कब आएगा? कि प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस घट रहा है, उसे टोटल रेवेन्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो उसे कहा जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर है यहाँ तक? परसेंटेज मेथड तो समझ में आ ही गया होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज मेथड तो सबसे इजी है। अब मेरे को ये बताओ, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते क्यों हो? वाई यू रीड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने में। कैसे डिसीजन लेने में? कि आपको कितना प्राइस रखना है, कितनी डिमांड रखनी है। अरे जितना प्राइस कम रखोगे उतनी ही तो डिमांड ज्यादा होगी ना। तो इलास्टिसिटी आपको हेल्प करता है प्राइसिंग डिसीजन में। सेकंड, फोरकास्टिंग रेवेन्यू, आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि कितना रेवेन्यू आने वाला है मेरा, उसमें भी इलास्टिसिटी हेल्प करता है। टैक्सेशन पॉलिसी, आपको ये पता है जो इन इलास्टिक गुड्स हैं, लाइक आपके पेट्रोलियम है, सिगरेट है, इनके ऊपर टैक्स रेवेन्यू जो है वो आपको ज़्यादा होता है और इसकी लेस रिडक्शन इन डिमांड होती है। वहीं पे इलास्टिक के अंदर टैक्स इंक्रीज में रिड्यूस डिमांड सिग्निफिकेंटली लोअर देन द रेवेन्यू। टैक्सेशन पॉलिसी। नेक्स्ट आपका हेल्प इन प्रोड्यूसिंग, प्लानिंग कितना प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करना है, उसके अंदर भी हेल्प करता है बिल्कुल। मार्केट की स्ट्रेटेजी और कंपटीशन कैसा होगा, उसके अंदर भी आपका हेल्प करता है। आपको ये देखना है कि मेरे कॉम्पिटिटर का प्राइस कैसा है, मेरे कॉम्पिटिटर की गुड्स कैसी है।
ये समझने में काम आता है कि आपके कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। जैसा कंज्यूमर का बिहेवियर होगा उसी हिसाब से आप प्राइस चेंज में रिस्पॉन्ड करोगे। बिल्कुल। रिसोर्स एलोकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिसी मेकर्स, जहाँ पे जो रिसोर्सेज एलोकेट हैं उसके हिसाब से आप चीज़ों को लेके हुए चलोगे। देखो सारे बेसिक पॉइंट है, ये बहुत कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे देखो एक और टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड। सिंपल डिमांड का मतलब है वो डायरेक्ट डिमांड है, कोई भी ऐसी चीज की डिमांड आप करते हो जो आपकी पर्सनल नीड को सेटिस्फाइड करती है, वो डायरेक्ट डिमांड है। ड्राइव्ड डिमांड, जो डिमांड अराइज होती है किसी दूसरी चीज से। आपको बनाना है घर, घर बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रिक्स, ईंटें। तो जो ईंट की डिमांड है, ब्रिक्स की डिमांड है, वो ड्राइव्ड हुई है किस वजह से? क्योंकि आपकी डिमांड घर की है। तो ऐसी डिमांड को जो किसी दूसरी चीज से ड्राइव होती है उसे ड्राइव्ड डिमांड कहा जाता है। डिमांड फॉर ए गुड दैट अराइज फ्रॉम द डिमांड ऑफ अनदर गुड। डिमांड तो थी घर की, लेकिन ब्रिक्स की अराइज हुई क्योंकि घर बनाना है। एग्जाम्पल भी दे रखा है कि स्टील की डिमांड अराइज हुई क्योंकि कार बनानी है। समझ में आया? जॉइंट डिमांड या कंपोजिट डिमांड, स्टार लगा लो इस पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जॉइंट डिमांड अलग है, कंपोजिट डिमांड अलग है। पहले तो इसको यहाँ से काटो। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट दैट कैन यूज फॉर द मल्टीपल यूज, ये है की पॉइंट। कंपोजिट डिमांड का मतलब है उस प्रोडक्ट की डिमांड जिसके मल्टीपल यूज है। वहीं पे जॉइंट डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड फॉर टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की जब आप एक साथ डिमांड करते हो तो उसको जॉइंट डिमांड कहा जाता है। मेरे को ये बताओ, शूज लेने जाते हो, क्या एक पैर का शूज ले लेते हो कि मेरे को लेफ्ट लेग शूज दे दो? इज दिस पॉसिबल? नो। तो जो शूज की डिमांड है वो आपकी एक तरीके की जॉइंट डिमांड है। आपको चाहिए मिल्क, क्यों? क्योंकि आपको खीर बनानी है, आपको चाय बनानी है, आपको और क्या बनाओगे? मिठाई बनानी है, स्वीट्स बनानी है। तो इन सब पर्पस के लिए मिल्क की जो डिमांड है ये है कॉम्पोजिट डिमांड। तो कंपोजिट डिमांड वो डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड जो आपकी बहुत सारी वांट को सेटिस्फाइड करेगी। वहीं पे जॉइंट डिमांड जहां पता है कि जो दो चीज एक साथ आएंगी ही आएंगी। एग्जाम, लेफ्ट एंड राइट शू, कार एंड पेट्रोल। बिना कार के पेट्रोल का क्या करोगे, बिना पेट्रोल के कार का क्या करोगे? दोनों चीज की डिमांड एक साथ अराइज होगी। समझ में आया? आपका डिमांड है सीमेंट की। सीमेंट की डिमांड क्यों है? क्योंकि बिल्डिंग भी बनानी है, घर भी बनाना है, रोड भी बनाना है, फैक्ट्री भी बनानी है। सीमेंट की डिमांड। फिर है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड के अंदर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड भी आ जाती है और सब्सिट्यूट की भी आ जाती है। डिमांड ऑफ गुड अफेक्टेड बाय द डिमांड ऑफ अनदर गुड। अब अनदर गुड्स के अंदर आपकी सब्सिट्यूट भी आ सकती है और कॉम्प्लीमेंट्री भी आ सकती है। ध्यान रखना, जब हम सब्सिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, सब्सिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशन आपको देखने को मिलता है। और जब आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हो तो यहाँ आपको नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। स्टार लगा लो इस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड तो मैंने बताया ना, कार के साथ टायर की डिमांड, प्रिंटर के साथ इंक की डिमांड। कॉम्पिटेटिव डिमांड, कॉम्पिटेटिव डिमांड जहां आपकी सब्सिट्यूट गुड्स की डिमांड है। ये रिलेटेड को ही इसने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। समझ में आई टाइप ऑफ डिमांड? अब दो इफेक्ट और देखते हैं जिस पे पहले काफी क्वेश्चन बने। एक है इनकम इफेक्ट और एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो तुम ये मत सोचना मैडम आप तो कह रहे हो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं लेके ही वो टॉपिक आई हूँ जो इम्पोर्टेंट है, फालतू के मैं लेके ही नहीं आ रखी। समझ में आया? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है? इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड्स ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर रियल इनकम।
ये है यहाँ पे मेन पॉइंट, कंज्यूमर रियल इनकम। एक होती है नॉमिनल इनकम और एक होती है रियल इनकम। इसका मतलब बताओ। नॉमिनल इनकम का तो मतलब ये है कि पहले सैलरी आपकी 10,000 थी, फिर वो सैलरी बढ़कर 18,000 होगी। ये है नॉमिनल की सैलरी के अंदर इंक्रीज आया, इनकम के अंदर इंक्रीज आया। बट रियल इनकम का मतलब क्या है कि जब आपकी इनकम तो सेम वही 10,000 है और इस 10,000 के अंदर आप पहले 5 किलो राइस परचेज करते थे। 10,000 तो ज्यादा होगी, 100 ले लो, कि पहले आपके पास आपकी इनकम जो है वो 100 रुपए थी। 100 रुपए के अंदर तुम 5 केजी राइस जो है वो परचेज कर लेते थे। अब जो ये राइस का प्राइस यहाँ से कितना निकला, राइस का प्राइस क्या हो गया मैम, राइस का प्राइस 20 हो गया। इसका मतलब अब क्या हुआ, राइस का प्राइस 20 से घट के ये हो गया आपका कितना लोगे, 15 ले लो, कि अब राइस का प्राइस 15 हो गया। तो कितने केजी राइस परचेज कर सकते हो, 18, 6 मतलब 6 केजी से ज्यादा राइस परचेज कर सकते हो। यहाँ पे रियल इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या है बच्चे, कि आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है उसी इनकम के साथ। जब आप ज्यादा चीजें परचेज करने लग जाते हो तो उसे कहा जाता है कि कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज आया है, मतलब कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के अंदर चेंज आया है। समझ में आया। देखो की आइडियाज यहाँ पे, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल, जब गुड्स का प्राइस घट गया, पहले मेरे गुड्स का प्राइस 10 रुपए था, घटकर 8 रुपए हो गया, तो मेरी कंज्यूमर की रियल इनकम राइज हो गई। मेरी वैसे इनकम नहीं बढ़ी, कौन सी इनकम बढ़ी, रियल इनकम। तो रियल इनकम बढ़ने से क्या हुआ कि अब वो ज्यादा क्वांटिटी गुड्स जो है वो परचेज कर पाएगा। वहीं पे उल्टा हो गया, जो प्राइस है गुड्स का वो इस बार घटने की बजाय बढ़ गया। आपको जो चीज 15 रुपए की मिलती थी, सॉरी, जो चीज 12 रुपए की मिलती थी वो 15 रुपए की मिल रही है। मतलब 12 रुपए के अंदर आपके पास 120 रुपए थे और आप 10 क्वांटिटी खरीद पाते थे। अब वो चीज 15 रुपए की होगी, क्या आप 10 क्वांटिटी खरीद पाओगे 120 रुपए में, नहीं। तो इससे क्या हुआ, आपकी रियल इनकम यहाँ पर घट गई। समझ में आया इनकम इफेक्ट का कंसेप्ट। इनकम इफेक्ट हमेशा ही हमेशा परचेजिंग पावर के साथ रिलेट करता है, परचेजिंग पावर पे बात करता है ये। द प्राइस ऑफ राइस फॉल when money can buy more rice, and when the price of rice rise, the money can buy less rice, your money can buy less rice। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्सटीट्यूशन वर्ड्स पता है, बिल्कुल पता है, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी समझ जाओगे। समझो तो, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि चेंज आ रहा है आपकी क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स के साथ, क्योंकि आपके रिलेटिव मतलब रिलेटेड गुड्स के अंदर चेंज आया है। जब आप क्वांटिटी डिमांड देखते हो और उसका चेंज देखते हो उसके रिलेटेड गुड्स के साथ, तो उसको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहा जाता है, कि मेकिंग कंज्यूमर सब्सटीट्यूट इट फॉर ए रिलेटिवली चीपर। देखो ध्यान से समझना प्लीज, ये है आपकी कॉफी। कॉफी का प्राइस है 10 रुपए, ये है इसका ओल्ड प्राइस। कॉफी का न्यू प्राइस है 15 रुपए। कॉफी महंगी होगी, कॉफी महंगी होगी। कॉफी के महंगे होने से मतलब प्राइस, यहाँ ध्यान देना प्राइस की बात कर रही हूँ। कॉफी के महंगे होने से जो चाय है, चाय के प्राइस में इम्पेक्ट आएगा या डिमांड में, पहले तो यही बता दो। आप सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आने से दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस का चेंज देखते हो या डिमांड का चेंज देखते हो, डिमांड का चेंज देखते हो। एक का प्राइस और दूसरी गुड्स की
डिमांड। अगर कॉफी महंगी हुई तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, या यू आप कह सकते हो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कॉफी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ चाय। समझ में आया? पक्का? नहीं आया अभी? समझो। और व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, प्राइस जो है वो घट गया, इट बिकम चीपर, वो सस्ती हो गई दूसरी गुड्स के कंपेयर में। प्राइस घट गया, वो सस्ती होगी दूसरी गुड्स के कंपेयर में, तो कंज्यूमर जिसका प्राइस घटा है उसकी डिमांड बढ़ा देगा। वहीं पे जब प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर बाय लेस, और वो स्विच कर देगा। जब प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर बाय लेस, और वो स्विच कर देगा। किसके ऊपर स्विच कर देगा? जो दूसरी गुड्स होगी, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के ऊपर वो स्विच कर देगा। अरे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी समझ में आया अब? आओ आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज अनदर थिंग्स विल बी इक्वल और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस है कमोडिटी का राइज हो रहा है और बाकी थिंग्स जो है वो इक्वल है, यहाँ इक्वल का मतलब कांस्टेंट है, प्राइस राइज हो रहा है बाकी चीजें कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? प्राइस बढ़ रहा है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी, तो ऑप्शन नंबर बी क्वांटिटी डिमांड फॉल। सिंपल था? बिल्कुल। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, कौन सा एक डिटर्मिनेंट नहीं है डिमांड का? मतलब कि कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो डिमांड से जिसका कोई लेना देना नहीं है। क्या प्राइस का डिमांड से लेना देना है? हाँ। कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से डिमांड होगी यहाँ। प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या ये हमने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर? दिखाती हूँ। क्या यहाँ कहीं भी प्रोडक्शन कॉस्ट है? नहीं है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट से हमारी डिमांड डिटरमाइन नहीं होती है, वही पूछा था नॉट। आगे आओ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक गुड्स की 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 100% होता है? 0.5 का मतलब 50% है। प्राइस इलास्टिसिटी 50% होने का मतलब क्या है? कौन से टाइप की इलास्टिसिटी है? हम इसे कंपेयर करते हैं 1 से। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज्यादा है 1 से, तो ये है आपका इन इलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ज्यादा है 1 से, तो ये है आपका इन इलास्टिक। वहीं पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम है 1 से, तो ये क्या होगा? अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है 1 से, तो ये हो गया इलास्टिक। इसके बीच में है 1 से ज्यादा और इससे कम, तो इसका आंसर क्या आएगा? इन इलास्टिक। डिमांड आपकी क्या है यहाँ? इन इलास्टिक। क्लियर? आगे आ जाओ। इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है? इनकम इफेक्ट में हम देखते हैं क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन किसके साथ? क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन प्राइस के साथ। ये तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं हो गया? लॉ ऑफ डिमांड में देखा जाता है चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इनकम इफेक्ट के अंदर क्या देखते हैं कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। कौन से कंज्यूमर की इनकम? कंज्यूमर की रियल इनकम की यहाँ बात करते हैं। क्या होता है रियल इनकम? परचेजिंग पावर। कि उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज हियर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अक्कर, कब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अक्कर करता है? सप्लाई के इंक्रीज होने पे,
बकवास को ऑप्शन। गवर्नमेंट जब चेंज करती है टैक्स रेट, नहीं। इनकम राइज इन कंज्यूमर बाय मोर, नहीं। अरे सब्सटीट्यूशन के अंदर तो अनदर गुड्स की बात करते हैं ना, कुछ अदर गुड्स की बात करते हैं। आपकी रिलेटेड गुड्स पढ़ी है ना अभी आज की क्लास में ही, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में ही तो आपके सब्सटीट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थी। तो रिलेटेड गुड्स में आप देखते हो कि price of good fall in consumer buy more instead of other goods, इंस्टेड ऑफ अदर गुड्स। ये है आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सिंपल सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है? टी एंड कॉफी, मैम ये सब्सटीट्यूट है, नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री। कार एंड पेट्रोल, यस दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। Pepsi and Coca-Cola, this is also substitute. बैग एंड शूज, ना ये सब्सिट्यूट है और ना ही ये कॉम्प्लीमेंट्री है। बैग को आप शूज से रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको स्कूल में बैग चाहिए, मम्मी कह रही है बैग के बजाय तो जूते ले जा, इज दिस पॉसिबल? जूतों के अंदर किताबें डाल के लेके जाओगे? ना ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और ना ही ये सब्सिट्यूट पेयर है। आपसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पूछा था जो कि आपका कार एंड पेट्रोल। यही हमने एग्जाम्पल में भी लिया था, बहुत फेमस, हमेशा यही एग्जाम्पल आता है ज्यादातर। आगे देखो, इफ ए फर्म रेज प्राइस ऑफ टोटल रेवेन्यू राइज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज, क्या हो रहा है कि प्राइस भी बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या था? इन इलास्टिक। पॉजिटिव रिलेशन आना प्राइस और टोटल रेवेन्यू में, इन इलास्टिक। अरे दिखाऊं? यकीन नहीं होता ना तुम्हें, पढ़ा है ये हमने। टोटल रेवेन्यू, ये देखो पॉजिटिव रिलेशन प्राइस और टोटल रेवेन्यू के बीच में क्या है? इन इलास्टिक। ध्यान दे लो क्लास में, ऐसे बैठने का कोई फायदा नहीं है। आगे आओ, इफ द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। ये कौन सा लॉ बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड। यही तो था लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। आगे आओ, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वन, एक का प्राइस घट रहा है तो दूसरे की डिमांड पे क्या इम्पेक्ट होगा? कार महंगी होगी, कार का जो प्राइस है वो ज्यादा हो गया, कार अब महंगी होगी। अरे कार महंगी होगी तो कार की डिमांड कम होगी, कार कोई खरीदेगा ही नहीं, तो पेट्रोल का काम क्या? पेट्रोल की भी डिमांड कम हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिमांड डिक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर गुड्स। आगे देखो, ड्राइव्ड डिमांड, ड्राइव्ड डिमांड क्या होती है? एक वो डिमांड जो की जाती है टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। घर, ब्रिक्स की डिमांड ड्राइव हुई है घर के कारण, घर बनाने के लिए, घर यहाँ मेरा अदर गुड्स है, घर बनाने के लिए ब्रिक्स की डिमांड हुई, दिस इज द ड्राइव्ड डिमांड। समझ में आया? आगे देखो, बस को दो क्वेश्चन और बचे हैं। द डिमांड ऑफ इंसुलिन, मतलब दवाई, दवाई की जो डिमांड होती है वो कैसी होती है? मेरे को ये बताओ, दवाई अगर महंगी हो जाएंगी तो क्या तुम खरीदना छोड़ दोगे? दवाई तो नेसेसिटी प्रोडक्ट है ना, ये तो नेसेसिटी प्रोडक्ट है, ये तो खरीदोगे ही खरीदोगे। तो इसका आंसर तुम सारे मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है ऑफ द नेसेसिटी गुड्स तो उसकी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन से टाइप की इलास्टिसिटी होगी। नेक्स्ट, इफ द प्राइस, लास्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस लीड नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। दोबारा से दिखाऊं? ये रहा नो चेंज। नो चेंज वाला क्या होता है? हमेशा ही हमेशा यूनिटरी इलास्टिक। तो आंसर क्या बनेगा आपका? यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर हुआ यहाँ तक सब? पूरा का पूरा डिमांड वाला टॉपिक और बेसिक इकोनॉमिक्स हमारा क्लियर है। कल की क्लास में अभी बता देती हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मेनली दो हैं,
आपका परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन, और थोड़ा सा रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू और प्रोडक्शन फंक्शन पे से। अगर चीज़ें बेटर रही तो एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे दोनों टॉपिक, और अगर थोड़ी सी लंबी क्लास गई तो 2 क्लास ले लेंगे इसकी भी। क्लियर है? सारा रिवाइज करके आना। आज की क्लास इतना ही करते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।